हे स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किया था हमारे एक्सरसाइज 21D का। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और आगे के जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उनको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर कुछ बच्चों ने अगर हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा, वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि हम एरिया फाइंड करे टाइम क्यों फॉर्मूला में स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, वो सब सभी चीज़ें मैं वहाँ पर बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोज़ के भी जो लिंक होंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो जरूर देख लें आप। आइए इस वीडियो में हम आते हैं, इस वीडियो का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है हमें। ए रूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। रूम कितना है, इतना लंबा है और इतना चौड़ा है। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर इज लेड ऑन इट्स फ्लोर। यानी कि एक कारपेट है जो कि स्क्वायर है। देखो रूम क्या है, रेक्टेंगल शेप में है, क्योंकि हमारा लेंथ और ब्रेथ क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। तो रूम है इस तरीके का शेप में, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में। लेकिन एक कारपेट जो बिछाया गया है वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है, जिसका इतना हमें साइड दे दिया गया है। एक साइड यानी कि चारों साइड जो होंगे 8 सेंटीमीटर के, सॉरी 8 मीटर के होंगे। तो हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। यानी कि बताइए कि उस फ्लोर में कितना एरिया है जो कि कारपेट से ढका हुआ नहीं है। तो देखो पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल वाला एरिया, तो हमको पता चल जाएगा कि रूम का टोटल एरिया कितना है। उसके बाद फिर हम कारपेट का एरिया निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कारपेट कितना बड़ा है। तो हमको फिर पता चल जाएगा कि कितना नहीं ढका हुआ है। यानी कि टोटल मान लो जो भी निकलेगा इसका, और फिर इससे हम जो भी निकलेगा उससे हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना नहीं ढका है। आइए इसे सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। देखिए बहुत इजी, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये हमें लेंथ दिया हुआ है रूम का 12.5 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 8 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसके बाद एरिया निकालना है हमें। तो यहाँ पर पहली बार आपको समझा रहा हूँ इस वाले वीडियो में। वैसे तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप फेयर जब करो या फिर एग्जाम में जब सॉल्व करो टेस्ट वगैरह में, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख करके करना। जैसे मैं अभी पहले वाला ये पहला क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, इसलिए यहाँ पर मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्या बोलते हैं, रूम। ठीक है, यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर रूम भी लिख सकते हो, लेकिन एरिया ऑफ रूम भी लिखोगे तो भी चलेगा। और वो निकालने का क्या करना पड़ेगा हमको, एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, और इसके बाहर हमारे पास स्क्वायर यूनिट हो जाता है। ये सारी चीज़ों मैंने आपको पहले समझा रखा है कि ये स्क्वायर यूनिट कैसे होता है। ठीक है, और ये लेंथ प्लस मल्टीप्लाई ब्रेथ की सब क्यों होता है, मतलब फॉर्मूला को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया लास्ट वाले वीडियो में। यहाँ पर हम डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई 8, और स्क्वायर का यूनिट यानी कि ये मीटर और ये मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40 का 0 कैरी हो जाएगा 4, 8 2 जा हमारा 16 और 4 20 का 0 कैरी हो गया 2, 8 1 जा, ठीक है कितना हुआ था, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 8 4 जा 8 2 जा 16 और 4 20, हाँ 20 का 0 कैरी हो गया 2, 8 1 जा 8 और 2 हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब हमारे पास डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। यानी कि 100.0 इसका आंसर आ गया, जिसको हम क्या लिखेंगे, केवल 100 लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लिखा नहीं जाता है। और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यानी कि जो रूम का एरिया निकल गया वो कितना निकला, 100 मीटर का स्क्वायर है। यानी कि ये जो हमारा मान लो इतना बड़ा रूम है, ठीक है, तो इसमें ये टोटल जो एरिया है ये अंदर वाला वो कितना है, 100 मीटर का स्क्वायर है। उसी तरीके से हमको साइड दिया हुआ है कारपेट का, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड ऑफ कारपेट, वो कितना दिया हुआ है हमें, कहाँ गया क्वेश्चन, साइड ऑफ कारपेट, क्वेश्चन नंबर 6, 8 मीटर। ठीक है, तो कारपेट का साइड हमें दिया हुआ है 8 मीटर। तो हमको क्या करना है, अब एरिया निकाल लेना है कि कारपेट टोटल कितना है। तो देखो ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर शेप में कारपेट है, साफ साफ वहाँ भी लिखा हुआ था स्क्वायर शेप का कारपेट है। तो इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ कारपेट, वो कैसे निकलेगा हमारा, वो निकलेगा हमारे 8 मल्टीप्लाई 8 करके, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, यही फॉर्मूला है हमारा, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो वही हम यहाँ पर कर देंगे, 8 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 8 जा 64 मीटर का, ये मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर के मीटर का स्क्वायर बन जाएंगे। यानी कि देखो रूम इतना लंबा चौड़ा है और जो कारपेट बिछाया हुआ है वो इतना है। तो अब बच कितना गया ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे वही छोटा सा स्टेटमेंट लिख लोगे जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कि कितना नहीं ढका हुआ है कारपेट से, तो एरिया विच इज नॉट कारपेटेड वो यहाँ पर लिख लेना आप। और वो लिखने के बाद क्या करना, डायरेक्ट इसका माइनस कर देना। यानी कि 100 टोटल रूम है, वो 64 उसमें से ढका हुआ है, तो बचा कितना, तो कितना बच गया, इसको माइनस कर लेते हैं हम 10 में से। यहाँ पर वैसे इसको हम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, 40 माइनस होता है हमारा, 60 माइनस होता है कितना आ जाता, 40 आ जाता। तो 64 माइनस हो रहा है तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 36 मीटर का स्क्वायर इसका आंसर। यानी कि 36 मीटर का स्क्वायर जो रूम है ना, वो वहाँ पर कारपेट से ढका हुआ नहीं है। स्टेटमेंट लास्ट में आप जरूर लिखेंगे। स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताते आया है कि आपको खुद से लिखना है, कभी भी रटना नहीं है। क्वेश्चन में पूरे स्टेटमेंट छुपे हुए रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ए लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, इट इज टू बी पॉल्ड विथ ब्रिक्स
इज मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। ये देखो सेम जो क्वेश्चन हमने 5 पढ़ा था ना पिछले वाले वीडियो में, उसी टाइप से वहाँ पर हमें इन्वेलप का दे दिया था, सीट का साइज दे दिया गया था और इन्वेलप का साइज दे दिया गया था और हमसे पूछा गया था कि कितने इन्वेलप बनेंगे। उस तरीके से यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा था, एक गली मोहल्ला है, लेंथ का मतलब होता है गली, ठीक है, एक गली है जिसे क्या करना है, जिसका ये साइज हमें दिया हुआ है, ठीक है, इतना लंबा है और इतना लंबा इतना चौड़ा है, ठीक है, 150 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर वाइड है, चौड़ा है उसका। और बोल रहा है उसमें क्या कर रहा है कि उसको पॉड करना है ब्रिक से। पॉड का मतलब क्या होता है, यानी कि ईंटें उसमें बिछानी है। जैसे कि आप गली मोहल्लों में चलोगे तो वहाँ पर देखना कि इस टाइप से भी ईंटें रहते हैं, फिर डिजाइन वाले भी ईंट वहाँ पर रहते हैं, तो उस टाइप से वहाँ पर ईंट बिछाने हैं उस गली में, पूरा रास्ता उसको अच्छे से बनाना है, ठीक। तो अब आगे क्या बोल रहा है कि जो ईंट का साइज है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितने वहाँ पर ईंटें लगेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि देखो ये दोनों हमारे सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे कि वो जो गली है उसका जो एरिया है वो कितना सेंटीमीटर है टोटल, ठीक है, कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर है। उसी तरीके से फिर हम ईंट कर निकाल लेंगे कि ईंट कितना, जो ईंट का जो साइज है ना, एरिया कितना ले रहा है ईंट। देन फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरिया निकलेगा उस गली का और जो भी एरिया निकलेगा हमारे ईंट का, उसे हम डिवाइड दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने ब्रिक्स का ईंट का वहाँ पर जरूरत पड़ेगा। आइए इसे कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा सा कि लेंथ कितना है लेंथ का और ब्रेथ कितना है उसका। ब्रेथ वही, विड्थ कोई भी हम बोलते हैं, ब्रेथ भी बोल सकते हैं, विड्थ भी बोल सकते हैं, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। वो है 9 मीटर। अब हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ईंटे का हमें दिया हुआ है ना लेंथ और ब्रेथ, वो क्या दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसका भी हमें सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमको क्या करना है, दोनों को आपस में डिवाइड करना है, तो सेम यूनिट होंगे तभी डिवाइड होगा, हमारा सही आंसर आएगा। अगर अलग अलग यूनिट रहेंगे तो आंसर हमारा गलत हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका 100 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये 150 और 100 से मल्टीप्लाई होकर के 20 बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो 150 मीटर है वो बन जाएगा 15,000 सेंटीमीटर। और 9 मीटर हमारा कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 900 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे एरिया, ठीक है, और एरिया कैसे निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो ये हमारा रेक्टेंगल वाला शेप में है ना, यानी कि लंबा अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ निकलता है। तो आप फॉर्मूला भी लिख लोगे, जैसे पहले मैंने आपको बताया ना कि फॉर्मूला लिखना पड़ता है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब सॉल्व करूंगा, लेकिन आप क्या करना, फिर जब सॉल्व करना तो फॉर्मूला लिख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एरिया लिख लेता हूँ डायरेक्ट और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 मल्टीप्लाई 900 और ये सेंटीमीटर मिल करके सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 59 हमारा कितना होता है, 135 होता है, 135 लिख लो, 30 यहाँ से 20 उतार दो यहाँ से, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 50 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर, यानी कि इतना क्या है उस लेन का, उस गली का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया दिया हुआ है। अब हम उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, और ब्रेथ ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, वो आप जरूर लिख लेना, जब कॉपी में सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर एरिया निकाल देता हूँ ब्रिक्स का, ठीक है, क्योंकि हमको दोनों को जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था ना लेन का क्या बोलते हैं, लेंथ बताया था और फिर ब्रेथ बताया था लेन का, उसी तरीके से आप यहाँ पर स्टेटमेंट छोटा सा लिख लेना कि लेंथ ऑफ ब्रिक्स और ब्रेथ ऑफ ब्रिक्स। बार बार देखो एक ही चीज आता है तो वेस्ट ऑफ टाइम है, हमारा वीडियो भी फालतू में लंबा होगा और आपका भी टाइम भी वेस्ट होगा, आपको मेन समझने से यहाँ पर मतलब है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका एरिया निकाल लेते हैं कि वो जो ब्रिक्स है उसका एरिया कितना होगा। तो लेंथ कितना दिया हुआ है ब्रिक्स का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 22/22.5 दिया हुआ है लेंथ, और ये भी क्या है हमारा सेंटीमीटर में है। उसके बाद मल्टीप्लाई हमको करना है उसके ब्रेथ से, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7.5 और सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 5 25 का 5 कैरी हो गया 2, 5 2 10 और 2 12 का 2 कैरी हो गया 1, 5 2 10 और 1 हो जाएगा हमारा 11। ये हो जाएगा 7 5 35 का 5 कैरी हो गया 3, 7 2 14 और 3 हो जाएगा हमारे पास 17 का 7 कैरी हो गया 1, 7 2 फिर 14 और 1 हो जाएगा हमारे पास 15। तो ये हो गया हमारे पास 5, ये 5 और 2 7, ये 7 और ये 1 8, 5 और 1 6 और ये 1। और इसके बाद हमारे पास देखना डेसिमल कितने डिजिट बाद लगाना है, तो 1 डिजिट बाद यहाँ है और एक डेसिमल यहाँ पे है, तो टोटल 2 डिजिट के बाद यहाँ पर हमको डेसिमल निकाल लेना है। तो हमारा एरिया कितना निकल गया एक्चुअल में 168.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये निकल गया हमारा ब्रिक्स का एरिया, ठीक है, ये जो था वो ब्रिक्स का एरिया था और ये लेन का एरिया था।
अब हमको क्या निकालना था, क्या पूछा था हमसे कि कितने वहाँ पर ब्रिक्स लगेंगे, ये पूछा था। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल एरिया है लेन का और टोटल एरिया जो है ब्रिक्स का, उसको आपस में डिवाइड दे देंगे। तो हमको इसको यहाँ पर डिवाइड दे देते हैं, जिससे हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगा। इस तरीके से लिख लेना है आपको, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ऊपर में वो जो हमारा एरिया निकला हुआ है, ठीक है, उसको लिख लेना है, और नीचे में हमारा ब्रिक्स का जो एरिया निकला है उसे लिख लेना है। इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, पहले तो हमारे पास देखो डेसिमल आ गया, तो सबसे पहला क्या है रूल कि डेसिमल को हम बाहर करते हैं ताकि हमारा जो काम हो आसान हो। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पर 100 का अगर मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर में भी अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो डेसिमल वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जो इसको बाहर कर लेते हैं डेसिमल को, तो नीचे में हमारा हो जाएगा 168 और ये 75 हो जाएगा। और ऊपर में 100 का हमने क्यों किया, क्योंकि जितने का आपने कभी भी आपको पढ़ा होगा रूल, पहले आपको मैंने कई बार बता चुका है कि जितना भी डिनोमिनेटर में हम डिवाइड या प्लस माइनस जो भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उतने ही का हमसे ऊपर में भी करना पड़ता है, न्यूमरेटर में भी। तब हमारे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये नहीं कि केवल हम यहाँ डेसिमल निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किए और ऊपर में किए ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक, तो यहाँ पर हमने 100 करके मल्टीप्लाई, जिससे हमारा डेसिमल हो गया बाहर, और ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, ये 50 पहले से थे, 2 अंडे और बढ़ जाएंगे हमारे, 20 यहाँ पर और बढ़ जाएंगे, यानी कि 135 और ये 50 पहले से थे 345 और ये 670 हो जाएंगे हमारे, ये 20 भी आ जाएंगे। अब करना है हमको इसको डिवाइड। तो देखो इतना बड़ा नंबर आ गया है, तो इसको कट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम इसको स्टार्ट करें 5 से कट करना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप क्या करो, इसको डायरेक्ट आप डिवाइड देने की कोशिश करो इस तरीके से। और डिवाइड कहाँ पे करना है आपको, रफ में। यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, जब भी आप पेयर में बनाओगे तो आंसर रफ में करना है आपको डिवाइड। फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लो कि कैसे डिवाइड किया जाता है और उसका रूल क्या है। तो ये हो जाएगा 16875 और डिवाइड यूज करना है आपको, तो 135 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 70, इसको हमको डिवाइड करना है। अब देखो क्या है यहाँ पर हमारे पास नंबर कितना है, 16,875, ठीक है, यानी कि 10,000 वाला नंबर है हमारे पास। तो इधर हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट में कितने नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा। तो ये कितना है, ये देखो 16,000 था और ये केवल बन रहा है 13,500 बन रहा है। इसका मतलब कि ये छोटा हो जा रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से अब हमारा 16,000 है और इसको बड़ा करना है, तो हम एक डिजिट और आगे ले लेंगे, जैसे कि हम डिवाइड में नॉर्मल डिवाइड में ही करते हैं ना, कि अगर हमारे पास जो भी नंबर बाहर है उससे अंदर वाला नंबर अगर छोटा हो तो हम आगे का एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 16,800 था, यहाँ पर हमारे पास 13,500 है, तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे हम, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1,35,000 हो जाएगा। समझ आ रहा है बात ना, ये कितना बन गया 1,35,000, यानी कि इधर ये 40 उसको भी ध्यान मत दो आप, इतना को अब आपको डिवाइड करना है। तो अब दिमाग हम ये लगाना है हमको कि अब इसके टेबल में 1,35,000 कितनी बार में आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि अरे इतना बड़ा आ गया, अब हमसे नहीं बनेगा इसके आगे, तो इतना मेहनत जो किए रहते हैं वो पूरा पानी फिर जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये आपसे डिवाइड हो जाएगा। क्या करना है आपको, दिमाग लगाना है कि अगर हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि इसका 10 टाइम अगर हम टेबल पढ़ते तो कितना आता है हमारा आंसर, तो 1,68,750 आ जाता। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक जीरो बढ़ जाता है, यानी कि 1,68,000 हो जाता। और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1,35,000 है। इसका मतलब कि 10 टाइम से थोड़े से कम अगर हम टेबल पढ़े ना, 9 टाइम 8 टाइम इस टाइप से अगर हम लोग टेबल पढ़ते हैं इसका, तो हमारा इसके आसपास आंसर आने का चांस है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना, यानी कि इतने में आ जाएगा। तो हमको पूरा टेबल नहीं पढ़ना है इसका, ये नहीं कि आप पूरा लाइन से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, 1 2 3 नहीं करना है। आपको दिमाग लगाना है कि लगभग कितने टाइम पे आ सकता है, अप्रॉक्स कितने टाइम पे आ सकता है। अब देखो हम क्लास 6 से लगभग चैप्टर खत्म करने वाले हैं, 21 चैप्टर में पहुंच गए हैं, तो अब तो आपको इतना समझ में आना ही चाहिए। बड़े बड़े नंबर को हमने डिवाइड किया है प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर वगैरह में, है ना, परसेंट वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका आपको पता चल गया कि 1,68,000 आएगा 10 टाइम पे, तो 9 टाइम और 8 टाइम पे हम चेक कर लेते हैं। पहले 9 टाइम पे चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 16875 मल्टीप्लाई 9, तो 9 5 हमारा हो गया 45 का 5 कैरी हो गया 4, 9 7 जा कितना होता है हमारा 63 और 4 हो जाएगा 67, तो 67 का 7 कैरी हो गया 6, 9 8 जा हमारा कितना होता है 72 और 6 हो जाएगा 78 का 8 कैरी हो गया 7, फिर 9 6 होता है हमारा 54 और 7 हो जाएगा हमारा 61 का 1 कैरी हो गया हमारे पास 6, 9 और 6 हो जाएगा हमारा 15, तो ये कितना गया हमारा 1,51,875, यानी थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया। तो थोड़ा सा और छोटा चलते हैं, 8 टाइम करके देखते हैं। 8 टाइम पे नहीं आएगा तो 7 टाइम करेंगे, यानी कि शुरू में ही आ जाएगा हमें। उधर से अगर हम अभी करते हैं ना 2 से 3 से करते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप पीछे से करो इस तरीके से, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 8 से,
देखते हैं कितना आता है। 8 5 जब 40 का 0 कैरी हो गया 4, 8 7 जब हमारा कितना होता है, 8 7 जब 56, 56 और 4 60, तो 60 का 0 कैरी हो गया 6, 8 8 जब हमारा हो जाएगा 56, ठीक है। सॉरी 8 8 जब 64, 64 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 64 और 6 70, तो 70 का 0 कैरी हो गया 7, 8 6 हो जाएगा हमारा 48, 48 और 7 हो जाएगा हमारा कितना, 48 और 7 55, तो 55 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 5, 8 1 जाए 8 और 5 हो जाएगा हमारा 13, तो लगता है आ गया हमारा आंसर। देखते हैं 1,35,000, हाँ बिल्कुल आ तो गया हमारा आंसर, 1,35,000 आ गया 8 टाइम पे। तो इसका मतलब कि इसका टेबल अगर हम 8 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा 1,35,000 आंसर आ जाता है। यानी कि ये पूरा हो जाएगा हमारे इधर करेक्ट हो जाएगा, पूरा ये सब क्रॉस हो जाएगा। बस कितना गया 1 2 3 4 0 बच गया, तो बस डायरेक्ट आप यहाँ पे 0 उतार दो, जितने भी 0 बच गए हैं। इसका मतलब कि इतने ब्रिक्स बनेंगे, कितने ब्रिक्स हैं टोटल, ये 80,000 है, तो 80,000 ब्रिक्स टोटल वहाँ पर जरूरत पड़ेगा उस लेन को पूरा पॉवर्ट करने के लिए, उस गली को पूरा ईंटे से भरने के लिए हमें 18,000 ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, यानी पहले एरिया निकाल लेना है, ठीक है, जो भी हमें टोटल दिया हुआ है, लंबा चौड़ा लेन दिया हुआ है, उसके बाद ब्रिक्स का एरिया निकाल लेना है और दोनों को आपस में डिवाइड दे देना है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कितना ब्रिक्स लगेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, ए रूम इज 13 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड, ठीक है, रूम जो है इतना लेंथ है उसका और इतना ब्रेथ दिया हुआ है हमें। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विथ ए कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड एट ए रेट ऑफ 65 पर मीटर। यानी कि देखो यहाँ पर हमको रूम का तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेकिन कारपेट का क्या दिया हुआ है, केवल ये हमें ब्रॉड बताया, यानी कि उसका चौड़ाई बताया, लेंथ नहीं बताया। तो हमको पता तो चलना चाहिए ना कि कितना लंबा चौड़ा कारपेट है, क्योंकि यहाँ पर देखो 65 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से अगर हमको पता करना है कि कितना चार्ज लगेगा, तो हमको टोटल लंबा तो पता होना चाहिए ना कि कारपेट कितना लंबा है। समझ आ रहा है बात ना। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, कारपेट का जो लेंथ है उसको x मान करके फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कि कारपेट कितना लंबा है और वो कैसे निकलेगा। तो इसका एरिया जो होगा और कारपेट का जो टोटल एरिया होगा, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। रूम में हमें कारपेट बिछाना है ना, तो रूम का जो एरिया होगा वो टोटल एरिया जितना भी रूम का निकलेगा और कारपेट का जो टोटल एरिया निकलेगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो वहाँ से हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि रूम का जो लेंथ है वो पता चल जाएगा। और रूम का जब हमको लेंथ पता चल जाएगा तो हमको यहाँ पर दिया ही हुआ है 65 रुपीज़ पर मीटर में, तो जितना भी लेंथ पता चलेगा, मान लो 100 पता चला तो 100 से 65 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कॉस्ट पता चल जाएगा। ये सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा इसका आंसर। सबसे पहले आप लिख लें लेंथ ऑफ रूम, जो भी लेंथ दिया हुआ है हमें रूम का 13 मीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 9 मीटर, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा एरिया ऑफ रूम, ठीक है। तो एरिया लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिखोगे एरिया ऑफ रूम, और वो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, रेक्टेंगल का, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 30 मल्टीप्लाई 9, और ये मीटर के स्क्वायर में आएगा हमारा आंसर, मीटर 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 के स्क्वायर बन जाएंगे। तो 39 हमारा कितना होता है 117, तो ये जाएगा 117 मीटर का स्क्वायर, ये रूम का एरिया निकल गया, ठीक है। अब हमको लेंथ नहीं दिया हुआ है किसका, हमें ब्रेथ तो दिया हुआ है, जो कारपेट है उसका ब्रेथ दिया हुआ है, लेकिन लेंथ नहीं बताया है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो लेंथ होगा वो कितना होगा, x मीटर होगा, ठीक है। इस तरीके से लेट द लेंथ ऑफ कारपेट बी x मीटर। मीटर में हमने क्यों माना, क्योंकि हमारे पास जो भी एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, जो भी यूनिट दिया हुआ है सब मीटर में दिए हुए हैं। तो कारपेट का जो हमें एरिया मान लिया हमने x मीटर मान लिया, ठीक है। तो कारपेट का हमें ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ कारपेट कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ कारपेट इस तरीके से लिख लेना है आपको, और इक्वल करके लिख लेना है कितना दिया कारपेट का ब्रेथ 0.7 हमारा जाएगा इसके आंसर, क्योंकि 75 सेंटीमीटर है और ये हमारा मीटर में है। तो 75 सेंटीमीटर कितना होगा, ये डायरेक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 75 हमें दिया हुआ है वो, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, मीटर, क्योंकि देखो हमको मीटर में आंसर निकालना है। ये भी हमारा मीटर में है, ये हमने x मीटर में माना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस कारपेट को भी हमको मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जो रेट निकालना है हमको ना, जो हमको बोला है ना कि ब्रॉड एट द रेट ऑफ ₹65 पर मीटर, यानी कि हमें मीटर में यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। जो भी हम फाइंड करेंगे सबको मीटर में, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एक एक स्टेप बार बार नहीं बढ़ाते हैं। क्योंकि देखो अब आप जब आगे के चैप्टर पढ़ते जाओगे ना, अगर यही क्वेश्चन अभी हमारे किस में रहता, डेसिमल वाले चैप्टर में रहता, तो आपको इसको यहाँ पर डिवाइड करके दिखाना पड़ता कि 75 सेंटीमीटर इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 100 मीटर, तो फिर वो हो जाता हमारा 0.75 मीटर। लेकिन यहाँ पर हमको इससे मतलब नहीं है, हमको डायरेक्ट यहाँ पर कन्वर्ट करने से मतलब है, क्योंकि हमको यहाँ पर फाइंड तो कुछ और करना है, इसलिए हम वहाँ पर डिवाइड में 100 वगैरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर ब्रेथ जो है कारपेट का वो लिख लेंगे 0.75 मीटर। अब फेयर में भी डायरेक्ट लिख सकते हो, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हमारा कारपेट का कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ कारपेट
कारपेट का एरिया कितना हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास x मीटर लेंथ है और इतना हमारे पास ब्रेथ है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें पता ही है कि एरिया जो होता है कारपेट अगर वो भी रेक्टेंगुलर शेप में तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा। तो 0.75 मल्टीप्लाई x से होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.75 और ये x जुड़ जाएगा इसमें मीटर का स्क्वायर। ये निकल गया हमारा कारपेट का एरिया। अब देखो रूम है इतना बड़ा मान लो इस तरीके से और उसमें पूरे में कारपेट बिछाना है, यानी कि कारपेट का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, रूम के एरिया के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं ATQ शॉर्ट में लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि जो रूम का एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ रूम वो किसके इक्वल में होगा, तो वो इक्वल होगा हमारे कारपेट के साइज से, यानी कि जितना भी कारपेट उसको वो करेगा ना, कवर करेगा ना, तो उसके एरिया से पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये देखो इस तरीके से फिर समझ लो एक बार आप कि जो हमारा रूम का एरिया है और अंदर जो पूरे में कारपेट बिछ रहा है, यानी पूरे रूम में कारपेट बिछ रहा है, तो कारपेट का एरिया और रूम का जो एरिया है दोनों इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। इस तरीके से आप छोटा सा यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हो। मुझे थोड़ा लिखने नहीं बन रहा है, एक सेकंड मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ। अब लिखते बनेगा। तो ये हो गया हमारा इतना। अब क्या करना है, हमको इनका वैल्यू पुट कर देना है। रूम का एरिया कितना निकला हमारा 117 निकला है, ठीक है, और एरिया ऑफ रूम कितना निकला है हमारा तो 0.75 है ना, और x और ये मीटर का स्क्वायर है तो उसको बस मीटर का स्क्वायर एक बार आप इधर लिख दो या फिर इधर लिख दो, बात एक ही है। हमको मेन यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, समझ में आ रहा है बात ना। तो x का वैल्यू क्या करेंगे हम निकालने के लिए, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 117 डिवाइड बाई 0.75 इक्वल टू x। इस तरीके से अब हमको यहाँ पर ये हमारा डेसिमल वाला बन जा रहा है। तो डेसिमल वाला आपको रूल मैंने पहले वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि डेसिमल बन जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 75 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 जो 7 है उसमें 2 0 और बढ़ जाएंगे। इसको आइए कट कर लेते हैं जहाँ से हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि उसका लेंथ पता चल जाएगा। 5 से दोनों कट हो रहा है, 5 से कट कर लीजिए। 5 1 जा 5, 2 बच गया, 2 इधर चल जाएगा तो 5 5 जो हो जाएगा 25, ऊपर में 5 2 जा 10, ये बच गया यहाँ पर हमारे पास 1 1 इधर चल जाएगा तो ये बन जाएगा 17, तो हो जाएगा 5 3 जा 15, कितना बच गया 2 बच गया, वो इधर आकर के इसे बना देगा 20, तो 5 4 जा 20 और ये 0 उतर गया, ठीक है। फिर से कट कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये दोनों फिर से 5 से कट हो रहे हैं, 5 से ही कट कर लेते हैं। 5 के टेबल में आता है हमारे पास 5 3 जा 15, ऊपर में हमारे पास 5 4 जो हो जाएगा 20, ये बच गया हमारे पास कितना 3, वो इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 34, तो 5 6 जो हो जाएगा हमारा 30, बच कितना गया 4 बच गया, वो इधर आकर के इसे 40 बना देगा, तो 5 8 जो हो जाएगा हमारा 40। अब ये दोनों देखो 3 से कट होना पड़ेगा, अगर 3 से अगर ये कट नहीं होगा तो हमारा आंसर जो होगा वो थोड़ा सा गलत आ सकता है। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारे पास कि इन सभी को ऐड करेंगे और अगर हमारा जो नंबर है वो 3 के टेबल में आने वाला कोई नंबर आ जाता है, सम जो है वो 3 का डिविजिबल हो तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही 3 और 9 से डिविजिबिलिटी रूल है, तो ऐड कर लेते हैं। 6 और 4 10 और 8 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो कट हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, ऊपर में 3 1 जा 3, ये बच गया 1 इधर आ जाएगा तो 3 5 जो हो जाएगा 15, फिर 1 इधर गया तो 3 6 हो जाएगा 18, तो x इक्वल टू कितना गया हमारा 156। तो इधर आप भी आप लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर जगह हमारे पास ये भी लिख लेते हैं हम, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 156 मीटर का स्क्वायर, यानी कि जो लेंथ है ना कारपेट का, लंबाई कितना है कारपेट का 156 मीटर का स्क्वायर है। तो अब हमको कॉस्ट कितना दिया है, 1 का कॉस्ट दिया है ना, रेट दिया हुआ है 65 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हमको दिया हुआ है 65, तो हमको बताना है कि 156 का कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 156 से, इसका बस मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। और लास्ट में जो आएगा आंसर वो रुपीज़ में आएगा। ये ध्यान रखना कि कभी भी जब लास्ट में आप आंसर लिखो ना तो वो किस चीज़ में आया है वो ध्यान से लिखना, जरूर लिखना। यहाँ पर 1 2 3 स्टेटमेंट और आप बढ़ा सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट क्या बढ़ेगा हमारा कि जो हमें लेंथ क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर का उस कारपेट का, वो दिया हुआ है 65। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट देख करके, कहाँ गया क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया, विद कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 65 पर मीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रेट ऑफ कारपेट पर मीटर इक्वल टू 65 रुपीज़। उसके बाद फिर लिखोगे आप टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट और फिर उसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देना। टोटल जो इसका जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वही उस कारपेट का क्या होगा, रेट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं जितने भी हो सकेंगे फिर से 20 से 25 मिनट्स के अंदर उन सभी को आपको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।